बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे बच्चों, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? कुछ बच्चे आ गए हैं, कुछ आ रहे होंगे। मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बच्चों? मेरा ख्याल अच्छा आ रही है, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह। काफ़ी बच्चे आ गए हैं और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि जो आपकी फर्स्ट ईयर की क्लास है वो दूसरे सर लेंगे, सर अहमद नज़ीर। मैं इस टाइम एमडी कैट की क्लास लिया करूँगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्लाह का करम है। आई होप कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वालेकुम अस्सलाम बेटे, माशाल्लाह। और काफ़ी बच्चे आ गए अचानक। और कैसी जा रही है स्टडीज़? और चलें, आज का बेटे हमारा जो सेशन है, हमारी ये रोज़ इंशाल्लाह 3:15 पे क्लास हुआ करेगी एमडी कैट की। मैं आपको उसका टाइम टेबल वगैरह भी दिखा देता हूँ। और इस बार थोड़ा सा हमने जी वालेकुम अस्सलाम बेटे, तेरे वालेकुम अस्सलाम बेटे। आवाज़ नहीं आ रही? बीच में जो बच्चे कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही, उनको कहिएगा कि ज़रा रीजॉइन कर लें या रिफ्रेश कर लें। आ रही है, ठीक 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 ठीक, वेरी गुड। जी बिल्कुल। इस अब की बार ज़रा हम दो तरह से चलेंगे एमडी कैट में। एक हमारी जो फ्री क्लासेस हैं वो होंगी 3:15 पे, जैसे कि अभी हो रही हैं। और ये इसका टाइम टेबल भी भेजा है फातिमा आवान ने, जज़ाकल्लाह बेटे। एक मिनट मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ, ठीक है? तो एक तो हमारी फ्री क्लासेस होंगी और एक हमारी एमडी कैट की पेड क्लासेस होंगी। वो रात के टाइम होंगी, वो अभी नहीं, वो नेक्स्ट वीक स्टार्ट होंगी इंशाल्लाह। तो हम दोनों में पढ़ेंगे। इसमें योगा जो हमारी फ्री क्लासेस हैं उसमें हम पढ़ेंगे। और ज़्यादा जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, भले इसमें भी हम करेंगे, लेकिन ज़्यादा जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, पास्ट पेपर्स वगैरह, वो हमारी वो जो पेड क्लास है उसमें होंगे। चार्जेस वगैरह के लिए आपको मैं ऐसे करूँगा, नून का नंबर दे दूँगा। वो आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ कि वो नंबर मेरे पास है, जो नून की जो से डील करते हैं ना एमडी कैट के कोर्सेज से। तो मैं उनका नंबर चेक कर लेता हूँ, अगर है वो हमको आपको दे दूंगा। चार्जेस वगैरह की बात आप फिर उनसे कर लीजिएगा, मैं वो उसका भी दिखा देता हूँ। एक तो ये आपके सामने टाइम टेबल आ रहा है, जिसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारी फ्री क्लासेस हैं और ये 3:15 ही होगी। वालेकुम अस्सलाम बेटे। और इसमें भी हम सारा सिलेबस कवर करेंगे। और एक मैं और आपको दिखाता हूँ, एक मिनट बस। ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। ये हमारी एमडी कैट प्रीमियम क्लासेस हैं। इनकी कुछ फीस होगी। फीस के लिए आप जो नून एकेडमी उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो नंबर ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। तो नॉमिनल सी फीस है, इतनी ज़्यादा नहीं होगी। जितना बाकी एकेडमीज तो आपको पता है बहुत ज़्यादा ज़्यादा लेती हैं। तो ये नॉमिनल सी फीस होगी। जारी बात है, एमडी कैट चूंकि एक प्रोफेशनल आगे आपने टेस्ट देना ना, उसके लिए है। तो फ्री भी चलता रहेगा, वो भी चलता रहेगा। हम ज्यादा जो पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस है वो उसमें होगी पेड वाले में। इसमें कोर्स हम फ्री में भी कवर करेंगे, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होगा कि फ्री में हम कोई कम चीज देंगे, वहां लो क्वालिटी होगी। क्वालिटी दोनों की एक तरह की होगी, लेकिन वहां पे होगा कि जरा प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा होंगे, ठीक है? अच्छा, अब आ जाए जरा एमडी कैट होता क्या है, होता क्यों है, कब दुनिया में आया। और चलिए बेटे, वो नंबर मैं आपसे शेयर कर दूंगा अपने ग्रुप में, ठीक है? उनसे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? अभी हम यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। पहले जो एमडी कैट था ना बेटे, ये अच्छा, वो फातिमा कह रही है जो नए बच्चे आए हैं उनको भी वेलकम कह रही है। चले, ये फातिमा ने एक वेलकम पिक्चर भेजी है, ये मैं स्क्रीन पे जल्दी से दिखा देता हूँ। चलिए, ये फातिमा ने वेलकम किया है सब बच्चों को जो आज पहली दफा आए हैं। जरी बात है, ये ग्रुप तो अभी आज इस ग्रुप की पहली क्लास है ना, तो सब पहली दफा ही आए हैं। तो सबको वेलकम। आई होप कि आप हमारे साथ ही रहेंगे। मेरा इंट्रोडक्शन वैसे तो आप सबको पता ही होगा।
नॉर्मली मैं हर क्लास से पहले दिखाता हूँ, आज मैंने नहीं डाला हुआ, लेकिन मुझे कई साल हो गए हैं इस तरह एमडी कैट, ई कैट, नास एंट्री टेस्ट इनकी प्रिपरेशंस कराते हुए, इसलिए फिर मैंने आपकी फर्स्ट ईयर की क्लास जो है वो छोड़ के मैंने कहा कि मैं आपको ये तैयारी करवाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले बेटे एमडी कैट, पहले इसका नाम होता था एम कैट। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है ना, ये एम कैट क्या होता है, एमडी कैट क्या होता है, एनएमडी कैट क्या होता है। एम कैट इसका पहले नाम होता था मेडिकल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट, और ये यूएचएस या नम्स वाले आपने सुना होगा, पहले इनकी भी वेबसाइट्स देखी होंगी। अब उन्होंने पूरी दुनिया पाकिस्तान के लिए स्टैंडर्डाइज कर दिए, एनएमडी कैट कर दिए, नेशनल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट। ठीक है, अब ये पीएमसी करवाती है, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन। अब ये पूरे पाकिस्तान में एक स्टैंडर्ड है। वालेकुम सलाम बेटे। ठीक है, पूरे पाकिस्तान में एक स्टैंडर्ड टेस्ट होता है जो देने के बाद तकरीबन आप 150 यूनिवर्सिटीज के में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्क्रीन पे आती जाएंगी स्लाइड्स। एक मिनट, आ रही है, हाँ, ये वो टेस्ट है। आपने अगर एमबीबीएस करना है, बैचलर्स इन मेडिसिन एंड बैचलर्स इन सर्जरी, या बीडीएस करना है, बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी, तो आपको एमडी कैट का एग्जाम पहले देना पड़ता है। ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए तकरीबन 150 कॉलेजेस, जो मेडिकल कॉलेजेस हैं या डेंटल कॉलेजेस हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं इस टेस्ट के थ्रू। ठीक, और कुछ कंफ्यूजन्स हैं होती हैं इस टेस्ट के बारे में। एक तो ये पीएमसी, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का बिल्कुल पक्का रूल है कि किसी स्टूडेंट को मेडिकल की डिग्री नहीं मिलेगी अगर उसने एमडी कैट एग्जाम पहले से पास नहीं किया हुआ या क्वालिफाई नहीं किया हुआ उस एग्जाम से। ठीक है, एमडी कैट अब कंपलसरी है सबके लिए। जिसने भी डॉक्टर बनना है, अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाना है, तो अब एमडी कैट जरूरी है उसके लिए। अच्छा, पहले जो टेस्ट होते थे ना, मैं ये चीजें इसलिए दिखा रहा हूं कि आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाए। वो बच्चे जो पहले टेस्ट होते थे उनके जरिए बात मैंने अभी आपको बताया, यूएचएस भी लेती थी, नम्स वाले भी लेते थे। पिछले टेस्टों में इस तरह होता था कि 60% पासिंग मार्क्स होते थे एमडी कैट के। ये क्रॉस लगाने का मकसद ये कि ये अब नहीं है, अब ये फॉलो नहीं होता। और पहले नेगेटिव मार्किंग होती थी, अब नहीं होती। ठीक है, ये बच्चों के जहन में होता है कि पता नहीं नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती, अब नहीं होती नेगेटिव मार्किंग, इसलिए मैंने इसको क्रॉस लगाया हुआ है। ठीक, दूसरी बात, मेरिट फॉर्मूला भी अब चेंज हो गया है। पहले जो होता था कि 40% आपके एफएससी के मार्क्स, 50% एमडी कैट के मार्क्स, 10% मैट्रिक के, ये भी फॉर्मूला अब नहीं है, अब ये चेंज हो गया। अब जो नया है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये बताने का मकसद ये था कि बच्चों के जहन में बहुत सारी कंफ्यूजन चल रही होती है कि पता नहीं नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, कितने मार्क्स एफएससी के, कितने मैट्रिक के, क्या। एक तो आपके जो एफएससी के मार्क्स हैं उसमें जो बच्चे जिन्होंने हिफ्ज किया हुआ होता है, जो हाफिज होते हैं, उनको आपको पता है कि 20 मार्क्स मिलते हैं एफएससी में। पहले जो किसी जमाने में एनसीसी के मार्क्स भी होते थे, तो वो तो खत्म हो गई। अब ये कि जो हाफिज होते हैं बच्चे, उनको हिफ्ज के 20 मार्क्स मिले होते हैं एफएससी में। वो मार्क्स निकालने के बाद 70% मार्क्स आपके कम से कम होने चाहिए एफएससी में एमडी कैट में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, यानी कि 770 मार्क्स। लेक्चर कब स्टार्ट होगा बेटे? लेक्चर ही है ना, और क्या। 770 मार्क्स आपके एफएससी में होने चाहिए आउट ऑफ 1100। ठीक है, जो बच्चे ए लेवल जिन्होंने किया है उनको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट पहले लेना पड़ेगा, और वो 70% के इक्विवेलेंट होंगे तो एमडी कैट में बैठ सकते हैं, वरना नहीं। ठीक, ठीक है, मैं आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। देखिए, ये तो हमारा अभी जो कोर्स स्टार्ट हुआ है, ये तो 2 महीने का कोर्स है। आहिस्ता आहिस्ता आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर होते जाएंगे। देखिए, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सबके आंसर तो इसमें देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारों के क्वेश्चंस के आंसर्स
ड्यूरिंग द कोर्स हम कर देते जाएंगे। 50% एफएससी के मार्क्स हैं, 50% आपके टेस्ट के मार्क्स हैं। मतलब क्या है कि अगर आपकी एफएससी में हिफ्स वाले नंबर निकालने के बाद 70% मार्क्स आपके एफएससी में आ गए तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अब आप एलिजिबल हैं तो अब आप टेस्ट में बैठेंगे और एफएससी के 50% मार्क्स काउंट होंगे और टेस्ट के 50% होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और टेस्ट जो है पीएमसी कराएगा। ठीक है, अब टेस्ट में क्या है, इस साल थोड़ा सा चेंज आ गया है। जो टेस्ट का जो कंटेंट है ना उसमें, वो आप लोगों ने भी देखा होगा, कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। अब उन्होंने एक लॉजिकल रीजनिंग एक एक्स्ट्रा ऐड कर दी है। टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज पहले जो 200 होते थे अब उन्होंने 210 कर दिए। ठीक है, पहले जो 200 एमसीक्यूज थे वो 210 कर दिए। टाइम 3.5 घंटे हो गया। ठीक है, 3.5 घंटे का क्या मतलब है कि 180 प्लस 30 210 मिनट। ये कुछ चीजें बड़े गौर से देखनी है। और 210 एमसीक्यूज, तो कितने मिनट बने पर एमसीक्यू? अच्छा बेटे, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अभी इधर उधर की बातें ना करें। मैं बैन हो गया, अनबैन मैंने, आप या ये क्या होता है वो क्या, अभी सिर्फ जो मैं बता रहा हूं उस पर गौर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें। ई कैट का बेटे हमारे अलग ग्रुप चल रहे थे, लेकिन अब हमने एमडी कैट का स्टार्ट कर दिया। जो बच्चे बाकी यूनिवर्सिटीज की तैयारी कर रहे हैं नास्ट वगैरह की, उसको भी फायदा तो होगा ना, सिलेबस बहुत सी चीजों में कॉमन तो होगा। चलें, एक तो हमने बात की बेटे 210 मिनट्स, 210 एमसीक्यूज, 1 मिनट पर एमसीक्यू बन रहा है। ठीक है, एक तो ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरा, मिनिमम पासिंग मार्क्स 65% है। 65% अगर आपके नंबर नहीं है तो आप मेरिट पे आएंगे ही नहीं, ये बात याद रखनी है। तीसरा, बायोलॉजी के पूरे टेस्ट में बायो के सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे, 68 मार्क्स बायो के हैं, 56 मार्क्स केमिस्ट्री के हैं, 56 मार्क्स फिजिक्स के हैं, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री के एक जितने मार्क्स, 20 मार्क्स इंग्लिश के हैं और 10 लॉजिकल रीजनिंग के। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब टेस्ट होता कैसे, टेस्ट होता कैसे? 20% मार्क्स इजी क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस के 20% मार्क्स होते हैं। मॉडरेट क्वेश्चंस, मॉडरेट जो एवरेज किस्म के होते हैं, ना मुश्किल ना आसान, वो 60% होते हैं। और मुश्किल क्वेश्चंस 20% होते हैं। अब क्या डेफिनेशन है मुश्किल की, आसान की, वो भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन ये 20% मार्क्स हैं जो हार्ड क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ये फर्क करते हैं एक टॉपर में और एक उस बच्चे में जो टॉपर नहीं है, जो अच्छे मेरिट पे आएगा, जो अच्छे मेरिट पे नहीं आएगा, ये उसमें फर्क करते हैं। ठीक है, समझ आ गई बच्चों? अच्छा, अब ये देखिए नीचे छोटी सी लाइन लिखी हुई है, इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स 70% मार्क्स विल बी रिकॉल एंड 30% विल बी एप्लीकेशन। क्या मतलब, ये हम डिस्कस करते हैं। इसका 70% मार्क्स ऐसे हैं कि जो आपके बस सिलेबस में से ही होंगे और 30% मार्क्स ऐसे हैं कि जो आपने जो सिलेबस में आज तक पढ़ा है उसको थोड़ा सा अप्लाई करना पड़ेगा। ये भी हम डिस्कस करते हैं कि क्या फर्क है इजी में, हार्ड में, ये क्या फर्क क्या होता है, ये हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, जोहा की बात भी सुन ले जी। जोहा क्या कह रही है? जोहा की बात, सर ई कैट के प्रिपरेशन वाले ग्रुप में सर टेस्ट ही हो रहे हैं। अच्छा, ई कैट का तो बेटे हो सकता है ग्रुप्स खत्म हो जाए। अभी हम ये ई कैट का तो एग्जाम बस आ गया ना, 1-2 दिन बाद ई कैट का एग्जाम है, मतलब संडे को है। तो अब हम एमडी कैट के हमने ग्रुप स्टार्ट किए, तो जो बच्चे ई कैट की कर रहे हैं वो एमडी कैट भी ज्वाइन कर लें, फायदा तो होगा ही ना। जो नास्ट की भी कर रहे हैं
सिलेबस तो बहुत सी चीजों में सेम होगा। अच्छा बेटे, जब भी मैं किसी यूनिवर्सिटी की या एमडी कैट की या ई कैट की तैयारी कराता हूँ ना, मैं हमेशा बच्चों को ये बताता हूँ कि देखें, रिस्क अल्लाह ताला के हाथ में। आप में से बहुत सारे बच्चे एमडी कैट का एग्जाम देंगे, बहुत से बच्चों का हो सकता है ना हो, 100% बच्चों का तो नहीं हो सकता ना, लेकिन उससे डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं है। देखिए ना, अल्लाह ताला परिंदों को, जानवरों को, सबको रिस्क देते हैं, उनकी डिग्रीज पे तो नहीं देते, या उनमें से जो एमडी कैट का एग्जाम पास करते हैं उनको तो नहीं देते। पूरी तैयारी करनी है, नहीं होगा तो डिसहार्ट नहीं होना, हो सकता है अल्लाह ने आपका रिस्क किसी बेहतर जगह पे लिखा हो। बात समझे? कुछ बच्चे होते हैं कि भाई वो बिल्कुल नास्ट में नहीं हुआ तो ऐसा लगता है कि नास्ट के अलावा कोई दुनिया में यूनिवर्सिटी नहीं है। ये नहीं सोचना, ये पहले जहन बना लेना कि भाई रिस्क अल्लाह के हाथ में, अल्लाह जो मेरे लिए बेहतर चीज होगी अल्लाह ताला वो करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है बेटे कि आपने अपनी अप्रोच को सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव करना है। आप छोटी क्लासेस से, यानी नर्सरी, प्रेप या जो भी आपके स्कूल में होती होगी, केजी वगैरह, तब से लेके एफएससी तक आपने सिर्फ सब्जेक्टिव एग्जाम्स दिए कि क्वेश्चन आया और लंबा आंसर दे दिया आपने। आपको आदत हो गई है अब सब्जेक्टिव तरीके से सोचने की, सब्जेक्टिव तरीके से आंसर करने की। मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है कि आपका क्या हाल है, तो हो सकता है आप ये सोचो कि इसके 3 नंबर है तो मैं ऐसा जवाब दूं मेरे 3 नंबर पूरे होते हैं। ठीक है, तो अब आपने सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव की तरफ जाना है। वो कैसे जाना है मैं उसकी अभी एग्जांपल देता हूं आपको। ठीक है, उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। बच्चे आपस में जरा मेरी बातें कहाँ करें, मेरी बात सुन लें तो मेरे ख्याल ज्यादा बेहतर नहीं होगा। अब फर्क क्या है, देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होता है। सब्जेक्टिव होता है कि जिसको आप फौरी तौर पे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं रफ वर्क में। ऐसा ही होता है ना, एक क्वेश्चन आया उसको आपने फौरी तौर पे सॉल्व करना शुरू कर दिया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसके लिए आपने कोई टिप या ट्रिक लगा के उसको बगैर सॉल्व किए उसका आंसर फाइंड कर लेते हैं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मैथ्स तो होता नहीं एमडी कैट में, लेकिन वैसे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट करें, आपके पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, और आपको क्वेश्चन आ गया कि भाई इसको सॉल्व करके क्या आंसर आएगा, 0 1 2 3। वैसे तो 2 आंसर्स आते हैं, लेकिन चलो एक आंसर की ऑप्शन दे दी कि भाई इन चारों में से आंसर कौन सा आंसर पर आएगा। तो अब सब्जेक्टिव अप्रोच ये है कि मैं रफ वर्क में इस इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू कर दूं। मैं कहूं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैं इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेता हूं, तो एक काफी टाइम लगा के इसका मैं आंसर निकाल लूं, जो आंसर आए मैं उसको टिक कर दूं। एक तो ये तरीका है ना। दूसरा तरीका ये है कि मैं क्या करूं, 0 को उठा के इसमें पुट करके देख लूं इस इक्वेशन में, फिर 1 को उठा के इसमें पुट करके देख लूं, जो इसको सेटिस्फाई कर जाए वो इसका आंसर है। अभी हमने ये शुरू में कैलकुलेट किया है कि 1 मिनट पर एमसीक्यू टाइम है मेरे पास, 1 मिनट पर एमसीक्यू टाइम है, तो मैं फिर रफ वर्क नहीं कर सकता, सब्जेक्टिव अप्रोच पे जाऊंगा। अगर मैं सब्जेक्टिव अप्रोच पे जाऊंगा तो वहां टाइम ज़ाया हो जाएगा। अच्छा देखें बेटे, मैं किसी का नाम लेके नहीं कहना चाहता, लेकिन जब एक दफा टीचर कहते ना कि बातें ना करें मेरी बात सुने, तो मेरा ख्याल है कि कम से कम आपको थोड़ा सा ध्यान इधर देना चाहिए। आपके फायदे की बात ही हो रही है ना। मैं चैट ऑफ भी कर सकता हूं, लेकिन मैं, आप बड़े बच्चे हैं, मैं आप पे ट्रस्ट करके फिर कहता हूं कि चलो, लेकिन आप आपस में बातें ना करें। देखिए मैं आपके फायदे के लिए कह रहा हूं। चले, ये बात समझ आ गई, सब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव अप्रोच, ये बेसिक कोड है। ये चीजें नहीं समझ आएंगी आपको तो आप आगे जितना मर्जी तैयारी कर लें, आप रटा लगा लें पूरी सारी एफएससी की बुक्स का, एंड पे आपसे वहां पे नहीं होना। क्यों? क्योंकि आपकी अप्रोच फिर भी ऑब्जेक्टिव ही रहेगी। देखिए ना, एक बच्चे को सारा कुछ आता है, वो एमडी कैट का एग्जाम नहीं पास नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस को रफ वर्क में सॉल्व करना शुरू कर देता है और 1 मिनट पर एमसीक्यू से ज्यादा टाइम लगाना शुरू कर देते हैं। जो भी एमसीक्यूज बेटे एमडी कैट पे आते हैं उनको हमेशा 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, एक कैटेगरी सबसे
कैटेगरी 1 हम उनको कहेंगे, और जब भी हम अभी एमडी कैट की तैयारी करेंगे हम यही 3 कैटेगरीज यूज करेंगे। मैं जब कहूंगा कैटेगरी 1 आपको समझ आना चाहिए कि क्या मैं कह रहा हूं। कैटेगरी 1 वो क्वेश्चन होता है जो जिसको आप देखते ही उसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, कैसे? मैं कहता हूं टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट, तो सारे कहेंगे रिएक्शन। सबके फिंगर टिप्स पे है ना ये चीज। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, आपको रटा लगा हुआ है इस चीज का। ये कैटेगरी 1 क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको टाइम लगता ही नहीं है, आपको देखते ही पता चल जाता है। ठीक है, क्विकेस्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस होते हैं। कैटेगरी 2 क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है या कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, इनको कहते हैं कैटेगरी 2 क्वेश्चंस। कैटेगरी 3 क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें आप बिल्कुल ब्लाइंड है, आपको पता ही नहीं कि इसका आंसर है क्या, सोचने से भी नहीं आएगा और कैलकुलेशन करने से भी नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा ये कैटेगरी सबके लिए फर्क भी हो सकती है। हो सकता है ताबिश के लिए जो कैटेगरी 1 हो वो राना नूर के लिए कैटेगरी 2 हो। पॉसिबल है ना, वो चीज ताबिश ने पढ़ी हो फौरन जवाब दे दे। तलहा किंग जो है हो सकता है उनके लिए वो कैटेगरी 3 हो, उनको बिल्कुल ना पता हो। ठीक है, तो ये आपने जो अपना पेपर करना है वो 3 गोज में करना है, 3 राउंड्स में करना है। पहले राउंड 1 में कैटेगरी 1 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, राउंड 1 में आपने कैटेगरी 1 क्वेश्चंस करने हैं। और कैटेगरी टोटल आपके पास कितने मिनट है? 210 मिनट है। आपने 15 मिनट में राउंड 1 कर लेना है। क्यों? क्योंकि इन क्वेश्चंस पे तो टाइम ही नहीं लगना, आपने देखना है और मार्क करते जाना है, देखना है मार्क करते जाना है। ठीक है, राउंड 2 सर माशाल्लाह जज़ाकल्लाह बेटे। राउंड 2 में आपने कैटेगरी 2 क्वेश्चंस करने। कैटेगरी 2 में आपने सोचना है। अच्छा एक बेटे, जब आप एमडी कैट का एग्जाम दे रहे होंगे ना, जिसका भी आप नास्ट का भी देते हैं, एमडी कैट का भी और जिसका भी, आपको हमेशा कैलकुलेशंस के लिए रफ शीट्स दी हुई होती है, दी हुई होती है ना। बच्चे वहां बैठ के रफ शीटें भर रहे होते हैं, तो अगर आप रफ शीटें भरेंगे तो 1 मिनट में कैसे करेंगे भाई? नहीं दी होती तो आप मांग सकते हैं बेटे, और अगर नहीं दी हुई तो मांग तो सकते हैं, मतलब एक चीज आपके पास अवेलेबल तो है। कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है, तो आप फिर बच्चे बैठ के रफ शीट पे करते हैं। ऑनलाइन टेस्ट में भी रफ शीट दी हुई होती है साथ, आपने ऑनलाइन आंसर करना होता है, लेकिन रफ शीट साथ होती है। अगर नहीं होती तो आप मांग सकते हैं। रफ शीट्स को आपने अवॉइड करना है जितना कर सकते हैं। क्यों? अगर आपने रफ शीट स्टार्ट कर दी तो सब्जेक्टिव अप्रोच पे आ जाएंगे आप फिर वही 3 घंटे वाला बोर्ड का पेपर सॉल्व करना शुरू कर देंगे। रफ शीट अवॉइड करनी है। हर क्वेश्चन में कोई ना कोई ट्रिक होती है। मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूं, हर क्वेश्चन में कोई ना कोई ट्रिक होती है। क्वेश्चन एक अगर उन्होंने क्वेश्चन दिया है ना, तो 1 मिनट में वो सॉल्व हो सकता है। अगर आपने सॉल्व कर रफ शीट पे किया तो 5 मिनट लग जाएंगे। तो एक तो ये कि कैटेगरी 2 वाले क्वेश्चंस को राउंड 2 में करने, और फिर राउंड 3 में आपने कैटेगरी 3 क्वेश्चंस करने। अब कैसे करने में बताता हूं। ठीक, आपने जो राउंड 3 में जो कैटेगरी 3 क्वेश्चंस है उस पर 10 मिनट लगाने, 10 मिनट्स बस। ठीक है, तो फिर बाकी सारा टाइम इसका मतलब है आपने कैटेगरी 2 पे लगाने। तो कैटेगरी 2 पे कितना टाइम लगेगा? तकरीबन लगेगा ये 25 मिनट हो गए ना, तो 210 185 मिनट्स। कैटेगरी 2 में आपने 185 मिनट्स, मतलब है 3 घंटे और 5 मिनट लगाने। ये बेटे स्क्रीनशॉट ले लें। अभी हो सकता है आपको इस बात का वो ना समझना आ रहा हो कि सर क्या बातें कर रहे हैं। ये यकीन जाने आपको बहुत फायदा मिलेगा। ये वो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हमने सालों के तजर्बे से एक निचोड़ है जो मैंने आपको दे दी है। ठीक है, कैटेगरी 1 सोचने की जरूरत ही नहीं, वो आपको आते हैं। कैटेगरी 2 सोच सोच के थोड़ा सा सॉल्व कर करके आपने कर लिया। कैटेगरी 3 आप ब्लाइंड है, आपको आती नहीं तो करने कैसे?
कैटेगरी 3 में जाके आपने, फर्ज करें आपको 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कैटेगरी 3 के आपको पता ही नहीं थे, तो या तो आप सबके ए मार्क कर दें और या सबके बी मार्क कर दें। ठीक है, ये जो आपके आंसर इस टेस्ट में जो आंसर्स होते हैं ना, ज्यादातर आंसर्स ए या बी में होते हैं, करेक्ट चॉइसेस। ठीक है, ज्यादातर आप समझें कि 60 to 70% आंसर्स ए और बी में होते हैं। तुक्का इसका नहीं लगाना कि किसी को ए कर दिया किसी को बी कर दिया, ऐसे नहीं। अगर 10 क्वेश्चन नहीं आते थे ना, 10 के 10 का आपने ए कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, 4 या 5 तो ठीक होंगे ही ना, 4 या 5 तो ठीक होंगे ही ना। अगर मैं करूंगा ना, एक को ए कर दूंगा, एक को बी कर दूंगा, एक को सी, एक को डी, फिर एक को ए, एक को बी, एक को सी, एक को डी, तो इसका 25% चांस है ठीक होने का, हो सकता है गलत हो जाए। इसका 25% चांस है ठीक होने का, हो सकता है गलत हो जाए। इसका 25% हो सकता है ठीक हो जाए। ओवरऑल प्रोबेबिलिटी इधर कम हो जाती है इंडिविजुअली, कलेक्टिवली प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ठीक होने की। 40 to 50% आपके आंसर्स ठीक हो जाएंगे। ठीक है, हर बार ब्लाइंड वाले तो होंगे ही ना बेटे, ऐसे क्वेश्चंस तो लाजमी होंगे जिसमें आप ब्लाइंड होंगे, लाजमी होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको सारा, जारी बात है मुझे भी हो सकता है कि फिजिक्स का क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि मैं कहूंगा यार तो मुझे भी नहीं पता, दुनिया की सारी फिजिक्स तो मुझे नहीं आती। अब देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं, बेशक इसके आंसर आपको आते हो या ना आते हो, अभी मैं आंसर्स डिस्कस करने के लिए नहीं दे रहा, सिर्फ मुझे कैटेगरी बतानी है। इसकी क्या कैटेगरी है भाई, आप लोगों के नजदीक हर बच्चे के लिए अलग होगी। द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन स्पेस इज स्पेसिफाइड बाय, क्या कैटेगरी है इसकी? कैटेगरी 1, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखते ही बहुत से बच्चों को, अक्सर बच्चों को देखते ही आ जाएगा कि हाँ 3 एंगल्स ही है यार, एक्स वाई जी एक्सिस के साथ होते हैं ना, 3 ही होते हैं। ठीक, कैटेगरी 1 हो गया, ज्यादातर बच्चों के लिए ये कैटेगरी 1 होगा। एक और मैं एमसीक्यू आपको दिखाता हूं, मुझे सिर्फ कैटेगरी बतानी है, आंसर्स को भी नहीं। इफ द प्रोजेक्टाइल मोशन range r is maximum, if the range of projectile motion maximum, then relation between height of projectile and range of projectile is, कैटेगरी बताएं बस, देखते देखते कैटेगरी क्या होगी। अच्छा, ज्यादातर बच्चों के लिए ये कैटेगरी 2 होगी। ठीक है, क्यों? देखते आंसर तो नहीं आ रहा ना दिमाग में, आपको पता है यार मैक्सिमम रेंज होती है 45 डिग्री पे, तो मैं रेंज के फॉर्मूला में साइन थीटा, साइन 2 थीटा को 1 ले लूंगा, तो फिर मैं हाइट से कंपेयर करूंगा, तो हाँ मैं कुछ ना कुछ रिलेशन निकाल लूंगा, लेकिन अभी नहीं, अगली गो में, सेकेंड राउंड में। ऐसा ही होगा ना, आप कहेंगे नहीं यार ये सर ने जो 15 मिनट बताए थे ना, उसमें ये नहीं करना, ये अगले 3 घंटे 5 मिनट में। ठीक है, सही है ना? अगला देखते हैं, अब जरा मुझे बताते जाने। लेजर इज अ डिवाइस विच कैन प्रोड्यूस, कैटेगरी बताएं, इंटेंस बीम ऑफ लाइट, कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट, मोनोक्रोमेटिक। अब ये ज्यादातर बच्चों के लिए या तो ये कैटेगरी 1 है, कुछ के लिए कैटेगरी 3 हो जाएगी, 2 नहीं होगी, किसी के लिए 1 हो जाएगी। जिसने लेजर वाला चैप्टर थोड़ा सा भी पढ़ा है ना, उसके लिए 1 है, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए 3 है, उसको बिल्कुल आइडिया नहीं है। 2 नहीं है ये, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो सकता, ऐसा ही है ना। तो मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूं कि वैसे इसमें तो ऑल ऑफ अबव ही होगा, लेकिन मैं वैसे तो हम इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। आपको आइडिया होना चाहिए कि यार मैंने पहली गो में किस तरह डिसाइड करना है। अच्छा, द वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओरिजिन टू अ पॉइंट ऑफ पोजीशन वेक्टर दिस, द फोर्स इज दिस, तो कितना है वर्क डन, तो कैटेगरी कौन सी है भाई? 2 बन गई, ठीक है, वेरी गुड, ये ज्यादातर के लिए 2 होगा। अच्छा, एक बात और बता दूं, एक बात और सुन ले, कुछ बच्चे ना इसको रफ वर्क में करना शुरू करेंगे। आपने रफ वर्क नहीं करना, दिमाग में करना है, दिमाग में। कैसे? मैं जो लिखने लगा हूं ना बेटे, आपने ये चीज अपने दिमाग में करनी, लिख के नहीं करनी। सोचें कि आप अपने दिमाग में आपने लिखा W इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, दिमाग में लिखा है आपने, दिमाग में। ठीक है, कि फोर्स गिवन है,
और डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, आपने दिमाग में ये लिखने। और फोर्स क्या गिवन है, 2i, बिल्कुल महारा ने ठीक बताया, -j -k। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, 3i + 2j -5k। अब दिमाग में क्या करना है, ये लिखना नहीं है, ये शीट पे आप नहीं कर रहे। जब ये डॉट प्रोडक्ट होता है ना, देखिए ये जब हम पढ़ेंगे ना तो उसमें टेक्निक्स में आपको बताऊंगा, टेक्निक्स। डॉट प्रोडक्ट में हमेशा i को i से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपने दिमाग में लिख लिया 3 2 6। j को j से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × -1 -2। और k को k से करते हैं, -5 × -1 +5, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है। अब अगर ये बोर्ड का क्वेश्चन होता तो आप क्या करते, डाटा, पहले डाटा लिखते, फिर फॉर्मूला लिखते, फिर सॉल्यूशन लिखते, और कुछ बच्चे वाकई ये करने लग जाते हैं। सही है, ये काम नहीं करना, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव अप्रोच, लिखना नहीं है, ये जो कुछ मैंने लिखा है ना ये दिमाग में करना है। बात समझ आ गई, टेक्निक होगी हर चीज की। अब उन्होंने सोच समझ के, उनका पूरा पैनल होता है, वो क्वेश्चंस देता है आपको, सोच समझ के आपने टेक्निक लगानी है। एंटी मैटर कंसिस्ट ऑफ, कैटेगरी कौन सी है इसकी, अब देखेंगे मैंने आपको क्वेश्चन क्यों दिया। ये न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन, ये न्यूक्लियर फिजिक्स वगैरह ना अक्सर बच्चों ने छोड़ा हुआ होता है, तो या तो ये कैटेगरी 1 होगी या ये कैटेगरी 3 होगी। हालांकि क्वेश्चन आसान है। एंटी मैटर कंसिस्ट ऑफ एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, तीनों हो सकते हैं, ऑल ऑफ अबव। ठीक है, पॉजिट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन का होता है, एंटी पार्टिकल। लेकिन ये चीजें तो हम करेंगे, अभी तो हम कैटेगरीज बना रहे हैं। अच्छा, इसमें देखते हैं, टेक ओनली द रॉन्ग स्टेटमेंट। ये कैटेगरी 1 है कि 2 है? अच्छा, मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। अगर मैं स्टूडेंट होता ना आपकी जगह, तो मैं इसको कैटेगरी 2 में डाल देता। वजह पता क्या है? क्योंकि मुझे देख के लग रहा है यार मुझे पढ़ना ज्यादा पड़ेगा। एक तो मुझे लंबा लंबे सेंटेंसेस पढ़ने पड़ेंगे, बिल्कुल जैसे जैनब कह रही है। दूसरा, सोचना भी तो पड़ेगा ना थोड़ा सा। मुझे पता है आसान है, लेकिन सोचना भी तो पड़ रहा है। टेक द रॉन्ग स्टेटमेंट, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, बिल्कुल ठीक है, सिमिलर चार्जेस रिपेल तो करते हैं। डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये भी ठीक है। रिपल्शन इज द शॉर्ट टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, ये भी ठीक है। मतलब क्या है, न्यूट्रल बॉडी तो हर किसी से अट्रैक्ट हो जाती है ना। एक बॉडी बिल्कुल न्यूट्रल है तो वो पॉजिटिव बॉडी से भी अट्रैक्ट हो जाएगी, नेगेटिव बॉडी से भी अट्रैक्ट हो जाएगी। आपको पता है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होती है। अगर रिपेल हो रही है तो इसका मतलब है इसके पे कोई चार्ज था, अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज था तो पॉजिटिव बॉडी से रिपेल होगी। एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी इज रिपेल्ड बाय पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज, ये इनकरेक्ट है। तो इसका मतलब है कि डी इज द राइट आंसर। इसलिए मैंने इसको कैटेगरी 2 में डाला कि यार इसको सोचना पड़ेगा। ठीक है, हाँ आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। मेरा ये ख्याल है कि यार ये कैटेगरी 2 होना चाहिए था। एज ए स्टूडेंट मैं ये सोच रहा हूं। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज, अच्छा इसमें मैं आपको एक बड़ी अच्छी मजे की बात बताऊं। देखिए, एक चीज होती है हॉट सीट इफेक्ट। हॉट सीट इफेक्ट, अभी आप लोग बैठे हुए अपने घर में, आप पूरे सुकून में बैठे हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये देख रहे हैं, तो आप सबने कहा सबने ये कहा। जब आप एग्जाम में बैठे होते हैं, आपको पता है आपकी जिंदगी के कैरियर का फैसला इस एग्जाम में हो रहा है, तो आप लोग इंतहाई पैनिक किए हुए होते हैं। वहां पे बच्चे मैंने देखा है कि वो फॉर्मूला नहीं है, C/5 = F - 32/9, याद है वो फॉर्मूला? बच्चे इसको इस फॉर्मूला में डाल के रफ शीट पे करना शुरू कर देते हैं। एंड पे आना तो वही है 37 डिग्री C, लेकिन कितना टाइम जाया हो गया सिर्फ पैनिक की वजह से। और वहां बच्चे कर जाते हैं। लेकिन आप घर में क्रिकेट खेलते रहे, आप छक्के चौके मारते रहेंगे, जैसे ग्राउंड में जाएंगे और मोहल्ले के लड़के आ जाएंगे आपको देखने के लिए, आपसे खेला ही नहीं जाएगा। इसको हॉट सीट इफेक्ट कहते हैं ना, पैनिक कर गया आप वहां पे, तो आपको कॉन्फिडेंस शटर हो गया। इसी तरह अक्सर एक क्वेश्चन आता है एमटीकेट वगैरह में ना, -40 डिग्री C = बच्चे परेशान हो जाते हैं। -40 डिग्री C = -40 डिग्री F,
ये दो, ये -40 एक ऐसा नंबर है इस पर डिग्री सी और डिग्री एफ इक्वल हो जाते हैं। अब देखिए ना, अगर मुझे थोड़ी सी टेक्निक्स पता हो तो मैं क्यों नहीं इसको कैटेगरी 1 में, मैंने क्या करना है, दो काम अगर आप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह एमडी कैट आपका क्लियर हो जाएगा। एक काम सब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव अप्रोच में जाना है, सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव अप्रोच में जाना है, कम से कम टाइम में आपने कोशिश करना है क्वेश्चंस को करें। दूसरा, तैयारी आपकी इतनी अच्छी हो कि और ट्रिक्स आपको इतनी अच्छी आती हो कि कैटेगरी 2 क्वेश्चंस आपके लिए कैटेगरी 1 बनते जाए। जो क्वेश्चंस आज आप कह रहे हैं मेरे लिए कैटेगरी 2 है, कल को आपके लिए कैटेगरी 1 बन जाए कि मुझे देखते ही पता चल जाए। ये वाला क्वेश्चन -40 डिग्री सी इज इक्वल टू -40 डिग्री एफ, ये कुछ के लिए कैटेगरी 1 होगा, कुछ के लिए कैटेगरी 2 होगा, कुछ कहेंगे जी हम कन्वर्ट करके देखते हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह 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 आप सारे डॉक्टर्स होंगे। ठीक है, बाकी कुछ चीजें हैं वो मुझे, मेरा नहीं ख्याल कि आपको इतनी सख्त जरूरत है। वो शुरू में मैंने आपको कहा था कि टाइम भी थोड़ा कम है, शुरू में मैंने आपको कहा था कि एप्लीकेशन बेस्ड क्या क्वेश्चंस होते हैं, जिसका मैंने इसमें था ना 30% एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो बेसिकली जितने भी टेस्ट प्लान होते हैं एमडी कैट और इसके अलावा भी जितने भी टेस्ट हैं, वो मैंने पहले भी एक दफा आपको बताया था कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी फॉलो होती है। डॉक्टर ब्लूम एक एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक ब्लूम टेक्सोनोमी बनाई थी। उनके बाद उनके स्टूडेंट लॉरेन एंडरसन थोड़ी सी रिवाइज की थी। तो उसके जो पहले 3 लेवल्स हैं ना, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन, नॉर्मली टेस्ट वगैरह में यही फॉलो होते हैं, कैम्ब्रिज में भी, एफएससी में भी, और अभी जो आपका एमडी कैट बनता है उसमें भी। नॉलेज का मतलब है जो चीज आपको बिल्कुल याद है, कॉम्प्रिहेंशन थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल चीज होती है, एप्लीकेशन में आप अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूं उसकी, कि अगर आपको एक बंदा कहता है कि भाई गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट बताएं, तो ये तो एक याद करने वाली चीज थी ना, इसका ताल्लुक रिमेंबरिंग से था, नॉलेज से था। ठीक है, नॉलेज बेस्ड चीज थी ना कि आपको गॉसेस लॉ कि आपको आती है कि नहीं। भाई यूनिट, डिस्टेंस की यूनिट क्या है, अब इसकी कोई वजह तो नहीं है कि इसकी यूनिट मीटर है, सेकंड में क्यों नहीं डिस्टेंस लेते, बस ठीक है ऐसे ही डिफाइन किया हुआ है, स्टैंडर्ड ऐसे ही लिया हुआ है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल चीज थोड़ी सी, अगर हम कॉन्सेप्चुअल की तरफ चलें तो कॉन्सेप्चुअल चीज कैसी होती है कि भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है कि बताएं इसमें बॉडी क्या कह रही है, तो आप बता सकते हैं कि भाई यहां से बॉडी, इस ग्राफ में बॉडी दूर जा रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बढ़ा है टाइम के साथ। यहां पे बॉडी रेस्ट पे, इसका डिस्टेंस बिल्कुल कांस्टेंट है टाइम के लिहाज से, या डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है। यहां पे क्या हो रहा है, बॉडी वापस आ रही है। कैसे पता चला मुझे? डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है ना टाइम के साथ। इसका मतलब मैंने कोई रेफरेंस पॉइंट रखा हुआ था, फ्लैग। पिक्चर नंबर 1 में वो बॉडी दूर जा रही थी अगर कोई गाड़ी थी, पिक्चर नंबर 2 में रेस्ट पे वहीं जाके रुक गई है, और पिक्चर नंबर 3 में वही वापस आ रही है क्योंकि डिस्टेंस उसका कम हो रहा है टाइम के साथ। कुछ बच्चे इसको कहते हैं ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का हमें कोई आइडिया नहीं होता डिस्टेंस टाइम ग्राफ से या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। हाँ, वेलोसिटी यहां भी यूनिफॉर्म थी और यहां भी। वेलोसिटी का हमें कुछ नहीं, वेलोसिटी का ये पता है कि यूनिफॉर्म है। हाँ, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो तो उसके लिए हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखना पड़ेगा। और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसा होता है, ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ अ बॉडी विच मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड। अब आपको जितनी नॉलेज है आपने अप्लाई करके ग्राफ बनाना है। अब आपके तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो उसमें हो सकता है एक ग्राफ बना हुआ आ जाए कि भाई ये फर्ज करें ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ऐसा ग्राफ फर्ज करें बना हुआ आ जाए, और वो कहें कि इस ग्राफ को इंटरप्रेट करें। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कोई आपको एमसीक्यूज में ऑप्शंस दे दें। नंबर 1 में हमें पता चल रहा है कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, ये एक्सेलरेट कर रही है, वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है। यहां पे क्या मतलब है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। देखिए अब ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो इसका मतलब रेस्ट था। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, और यहां में मतलब है डिसेलरेशन का। ये एप्लीकेशन अभी आपको, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बताने का मतलब ये कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे होते हैं।
ठीक है ना बच्चों? आई होप कुछ ना कुछ आपको एमडी कैट का कुछ ना कुछ अंदाजा हो गया होगा। जो 2021 का जो सिलेबस है एमडी कैट का वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये मैं अपने ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा। फर्दर इसकी कुछ डिविजन्स हैं, पूरा पूरा चैप्टर नहीं है। मोशन एंड फोर्स में से कुछ टॉपिक्स होंगे, सर्कुलर मोशन में से कुछ टॉपिक्स हैं। और ये बात याद रखिएगा, ये बच्चे जो परेशान हो रहे थे ना, ये पूरे पाकिस्तान में होता है, क्योंकि हम इसको नेशनल एमडी कैट कहते हैं ना, एनएमडी कैट। तो ये सिर्फ पंजाब के बच्चे नहीं देते, ना सिर्फ केपीके के, पंजाब, केपीके, सिंध, बलूचिस्तान, आजाद जम्मू कश्मीर, फेडरल, ए लेवल्स, ओवरसीज, सारे बच्चे देते हैं। तो आपने ये नहीं सोचना कि मैं पंजाब बोर्ड की बुक से आएगा ये, या ये केपीके के बच्चे समझे केपीके की बुक से आएगा। हो सकता है एक क्वेश्चन ए लेवल की बुक से आ जाए, होगा इसी सिलेबस में से, सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन होगा, लेकिन हो सकता है ए लेवल की लेवल उससे आ जाए। तो थोड़ा सा अपने अपने स्पेक्ट्रम को ब्रॉड करना है। हम तैयारी इस तरह से करेंगे इंशाल्लाह कि आपका ताल्लुक किसी भी बोर्ड से हो, तैयारी आपकी इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी। उसके लिए मैंने आपको बताया कि हमारी 2 क्लासेस हुआ करेंगी। एक फिलहाल हमने 315 पे फ्री क्लासेस स्टार्ट की, फ्री क्लासेस, ठीक है। और एक हमारी पेड क्लासेस है जो अगले हफ्ते स्टार्ट होंगी, और उनकी क्लास रात को हुआ करेगी, मेरे ख्याल है फिजिक्स की 8:45 PM, ठीक है। उसके लिए आप नून वालों से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप पूरा कोर्स भी उठा सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। चाहे तो किसी एक टीचर का कोर्स भी उठा सकते हैं कि भाई मैंने इस टीचर को उठाना है, वो आपको पेमेंट बता देंगे कि उसकी कितनी है। फ्री क्लास में हम सारा पढ़ेंगे, ये नहीं कि फ्री क्लास में हम नहीं पढ़ेंगे या क्वालिटी, सारा पढ़ेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन ज्यादा प्रैक्टिस पास्ट पेपर्स की, जो एमडी कैट के पास्ट पेपर्स हैं, वो हम पेड वाले में करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको बिल्कुल समझ भी आई होगी, फायदा भी हुआ होगा। कल इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे सिलेबस से पढ़ना। इंशाल्लाह बच्चों कल मुलाकात होगी, अपने बाकी दोस्तों वगैरह को भी इनवाइट कीजिएगा, ठीक है। कल मुलाकात होगी 3:15 पे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।